मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे अनगिनत प्रयासों के बावजूद भी इस धरती पर कोई नहीं बच पाया है। यहाँ जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कोई भी जीवित प्राणी हो या फिर मानव रूप धारण करने वाले देवता ही क्यों न हो। जबकि दुनिया भर के विभिन्न धर्म मृत्यु पर समान दृष्टिकोण साझा करते हैं, चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र एक अलग परिभाषा प्रदान करता है। यह न केवल मृत्यु को देखता है बल्कि इसके पीछे के रहस्यों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताता है। तमाम तर्कों और शोधों के बावजूद मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है और कोई भी मृत्यु की प्रक्रिया और मृत्यु के बाद शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर विज्ञान के दृष्टिकोण से पूरी तरह बच नहीं सकता है। तो वैज्ञानिक मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं? क्या विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और क्या इसे कभी सिद्ध या असिद्ध किया जा सकता है? ये कुछ प्रश्न हैं जिनका हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। आत्मा को शाश्वत, अमर और अविनाशी माना गया है, चाहे वैदिक ग्रंथ हो, पुराण हो या अन्य धार्मिक ग्रंथ हो। उनमें से अधिकांश इस बात से सहमत हैं कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कुछ समय तक आराम करती है और फिर नया जन्म लेती है। दुनिया भर के विभिन्न देशों में मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं, जबकि कुछ धर्म यह दावा करते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अन्य का दावा है कि यह सर्वोच्च सत्ता में विलीन हो जाती है। दूसरी ओर योगियों का प्रस्ताव है कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की संरचना स्थूल शरीर के समान होती है, लेकिन यह सूक्ष्म तत्वों से बना होता है और किसी भी शारीरिक गतिविधि में शामिल होने में असमर्थ होता है। कहा जाता है कि मृत्यु की प्रक्रिया के दौरान व्यक्तियों को इस हद तक हल्केपन की अनुभूति का अनुभव होता है कि उन्हें लगता है कि वे पक्षियों की तरह हवा में उड़ सकते हैं और कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही रहती है। प्राचीन बेबीलोन और मिस्र में अनुष्ठानों में मृतक पर एक विशेष मरहम लगाना और उन्हें एक तंबू में रखना शामिल था, इस विश्वास के साथ कि आत्मा अपने पुराने शरीर में वापस आ जाएगी और व्यक्ति जीवन में वापस आ जाएगा। इन व्यापक मान्यताओं के बावजूद मृत्यु और आत्मा के अस्तित्व के संबंध में धर्म और विज्ञान के बीच एक बारहमासी बहस मौजूद है। कुछ वैज्ञानिक आत्मा के किसी भी रूप में अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं और तर्क देते हैं कि मानव शरीर के मरने पर आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हालांकि कई तर्कों और शोधों के बाद भी मृत्यु से जुड़े कई रहस्य और सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान देने में असमर्थ रहा है। चिकित्सा विज्ञान मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में समझाता है। इसकी तुलना समय के साथ सभी जीवित और गैर जीवित संस्थाओं की अंतिम गिरावट या हानि से करता है। विज्ञान के अनुसार 30 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में हड्डियों का घनत्व 1% कम हो जाता है और 35 साल की उम्र के बाद शारीरिक टूट-फूट के कारण मांसपेशियों का घनत्व कम होने लगता है। 80 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का द्रव्यमान इस हद तक कम हो जाता है कि 40 वर्ष की आयु में अधिकांश मांसपेशियां गायब हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति की ताकत काफी कम हो जाती है। बचपन से किशोरावस्था तक मानव शरीर में कोशिका वृद्धि का अनुभव होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह वृद्धि कम हो जाती है और अंततः पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। शरीर में प्राकृतिक गिरावट आती है, जिससे व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं में उल्लेखनीय कमी आती है। संक्षेप में विज्ञान मृत्यु को इन जैविक प्रक्रियाओं की परिणति के रूप में समझाता है, जहां शरीर सभी जीवित और निर्जीव संस्थाओं की तरह अंततः समय बीतने के आगे झुक जाता है। जैसे जैसे कोशिकाएं धीरे धीरे अपना डीएनए खोती जाती हैं, कमजोर अंग मृत्यु से ठीक पहले एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। इसका श्वसन प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ता है, जिससे अगले 5 मिनट के भीतर हृदय की पंपिंग बंद हो जाती है। इस दौरान शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो जाती है और शरीर के भीतर की कोशिकाएं मरने लगती हैं। इस चरण को बिना वापसी का बिंदु कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान भी इस नो रिटर्न पॉइंट को एक रहस्यमयी घटना मानता है। इस अवस्था में पहुंचने पर शरीर का तापमान हर घंटे 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है
और इस दौरान त्वचा कोशिकाएं 24 घंटे तक जीवित रहती हैं। एक चिकित्सक और द एंड ऑफ माइंड की लेखिका डॉक्टर कैथरीन मैनिक्स के अनुसार, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, मृत्यु हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम सभी अनिवार्य रूप से एक दिन इसका अनुभव करेंगे। मरने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है क्योंकि यह एक अज्ञात क्षेत्र है और हम अनिश्चित हैं कि हमारे साथ क्या होगा। कैथरीन का दावा है कि मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह उतनी भयानक नहीं है जितनी कोई उम्मीद कर सकता है। जन्म की तरह मृत्यु भी एक प्रक्रिया है और मृत्यु में सोना कुछ हद तक थकावट के बाद गहरी नींद के समान है जो बहुत लंबे समय तक चलता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मृत्यु एक जीवित जीव में सभी जैविक प्रक्रियाओं के समापन का प्रतीक है, जहां दिल की धड़कन, ब्रेन की गतिविधि, निर्णय लेने की क्षमता और गुर्दे और यकृत जैसे अंगों की कार्यप्रणाली जैसे महत्वपूर्ण कार्य समाप्त हो जाते हैं। जब ये प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, तो एक व्यक्ति या कोई जीवित प्राणी मृत्यु का अनुभव करता है। डॉक्टर इस स्थिति को ब्रेन डेड कहते हैं, जहां ब्रेन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। हालांकि चिकित्सा समुदाय में भी ब्रेन मृत्यु और हृदय विफलता के बीच संबंध को लेकर काफी बहस चल रही है। किसी व्यक्ति के मृत होने की पुष्टि होने के बाद भी शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इन परिवर्तनों के बारे में जानने से पहले आइए वैज्ञानिकों के अनुसार मृत्यु के 5 चरणों को समझें। क्लिनिकल डेथ वह बिंदु जब दिल की धड़कन और सांस लेने जैसे महत्वपूर्ण संकेत बंद हो जाते हैं। ब्रेन डेड ब्रेन प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है, जो ब्रेन की सभी गतिविधियों के अंत का संकेत देता है। जैविक मृत्यु अंगों की कार्यप्रणाली सहित सभी जैविक प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। पोस्टमार्टम चरण मृत्यु के बाद शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, जिसमें कठोर मोर्टिस और अपघटन शामिल हैं। संज्ञानात्मक मृत्यु अंतिम चरण, जहां चेतना या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ये चरण जीवन से मृत्यु तक की यात्रा पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। फिर भी मृत्यु से जुड़े कई रहस्य और प्रश्न अनुत्तरित हैं, जो इसे निरंतर आकर्षण और पूछताछ का विषय बनाते हैं। आपने अक्सर ऐसे व्यक्तियों की कहानियां सुनी होंगी जो मृत घोषित होने के कुछ समय बाद फिर से जीवित हो जाते हैं। वे न केवल पुनर्जीवित हो जाते हैं, बल्कि इस दौरान उन्हें वह सब कुछ याद आ जाता है जो उनके साथ हुआ था। यह ऐसा है मानो उन्होंने कोई स्वप्न या ऐसा ही कुछ अनुभव किया हो। अमेरिका में वेंटिलेटर पर आखिरी सांस ले रही एक महिला की घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महिला की नजर कमजोर होने के बावजूद उसे लगा कि वह अपने पीछे मशीन पर नंबर देख सकती है। इसके अलावा उसने स्वयं को ऊपर की ओर तैरते हुए देखने का वर्णन किया। कुछ समय बाद उसकी आत्मा उसके शरीर में पुनः प्रवेश कर गई। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें निकट मृत्यु अनुभव का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन वह मृत्यु के कगार से लौट आईं। चिकित्सा विज्ञान में इस घटना को शरीर से बाहर का अनुभव कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस वातावरण में किसी व्यक्ति का पालन पोषण होता है, वह मृत्यु या उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में उनकी धारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक कारक इन धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक परिपक्व व्यक्ति को मृत्यु के निकट का अनुभव होता है, तो मृत्यु का भय अक्सर उनके आसपास के सामाजिक और धार्मिक माहौल से प्रभावित होता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे बच्चों के वृत्तांत हैं जो 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु को नहीं समझते हैं या किसी विशेष धर्म के साथ गहरे संबंध रखते हैं। वैज्ञानिकों का तर्क है कि इस आयु वर्ग के व्यक्तियों में एक विशेष प्रकार के भय की कमी होती है, क्योंकि वे मृत्यु का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझते हैं या मजबूत धार्मिक विश्वास नहीं रखते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े लोग जिन्होंने मृत्यु का अनुभव किया है, वे अपनी यात्राओं का वर्णन दूसरों से अलग करते हैं। कुछ लोग अपने अंतिम क्षणों में भैंस पर सवारी करना याद करते हैं, जबकि अन्य गहरे समुद्र और फूलों के रंग बिरंगे खेतों की यात्रा का वर्णन करते हैं। उनमें आम बात गौतम बुद्ध या भगवान कृष्ण जैसी किसी दिव्य शख्सियत का सामना करना है। जो लोग मृत्यु का अनुभव करके वापस लौटे हैं,
वे साझा करते हैं कि उनके जीवन के दौरान उनकी आध्यात्मिक आस्था और विश्वास उनके अनुभवों की प्रकृति को बहुत प्रभावित करते हैं। ये वृत्तांत इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था और विश्वास जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में उनकी धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों के विशेषज्ञ डॉक्टर थॉमस फ्लेशमैन द्वारा वर्णित मृत्यु के बाद के अनुभव मृत्यु के 5 चरणों पर प्रकाश डालते हैं। पहले चरण में व्यक्तियों को कथित तौर पर शांति की जबरदस्त अनुभूति महसूस होती है, साथ ही सारा भय, तनाव और दर्द दूर हो जाता है। दूसरे चरण में हल्केपन की अनुभूति होती है, जैसे कि व्यक्ति हवा में तैर रहा हो। तीसरे चरण के दौरान 1000 उत्तरदाताओं में से 988 ने राहत की गहरी भावना महसूस करने का उल्लेख किया। हालांकि शेष 2% ने भयानक प्राणियों का सामना करने, डरावनी आवाजें सुनने और अप्रिय गंध का अनुभव करने की सूचना दी। चौथे चरण में व्यक्तियों को अचानक तेज रोशनी दिखाई देती है, जो तीव्र हो जाती है और अंततः अंधेरे में बदल जाती है। पांचवा और अंतिम चरण शरीर से आत्मा के प्रस्थान का प्रतीक है, जो इस दुनिया में जीवन के अंत का प्रतीक है। डॉक्टर थॉमस फ्लेशमैन ने ऐसे व्यक्तियों से बातचीत की है जो मृत्यु का सामना करके लौट आए हैं, और उनके विवरण इन 5 चरणों को समझने में योगदान करते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि डॉक्टर थॉमस ने जिन लोगों से बात की उनमें से 10% ने मृत्यु के कगार से लौटने का अनुभव किया था। ये आख्यान मृत्यु के दौरान और उसके बाद मानव अनुभवों की प्रकृति में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो मृत्यु दर की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। डॉक्टर थॉमस ने बताया कि उन्होंने मृत्यु से परे एक खूबसूरत दुनिया देखी जो प्यार की गहरी भावना से भरी हुई थी। हालांकि ब्रह्मांड विज्ञानी डॉक्टर सीन कैरोल ने तर्क दिया कि यदि दुनिया में हर चीज विज्ञान के नियमों का पालन करती है, तो मृत्यु के बाद दूसरा जीवन नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भौतिकी के प्रति समर्पित डॉक्टर सीन इस बात पर जोर देते हैं कि मृत्यु के बाद चेतना ब्रह्मांड में मौजूद नहीं हो सकती। साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित एक लेख में डॉक्टर सीन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यद्यपि चेतना या आत्मा किसी जीवित प्राणी की मृत्यु के बाद किसी न किसी रूप में बनी रह सकती है, लेकिन इसका अस्तित्व अज्ञात रहता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीवन को भौतिकी के नियमों के आधार पर समझा जा सकता है। मृत्यु के बाद हमारे दिमाग में जानकारी बनाए रखने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। हालांकि कई वैज्ञानिक डॉक्टर सीन के तर्कों से सहमत नहीं हैं। चिकित्सा विज्ञान मृत्यु के 1 घंटे के भीतर होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। शरीर प्राथमिक शिथिलता का अनुभव करता है, जहां मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, आंखें सिकुड़ जाती हैं और जोड़ लचीले हो जाते हैं। कठोर मोर्टिस या मौत की ठंड पहले 3 घंटों के भीतर शुरू होती है, जिससे शरीर का तापमान धीरे धीरे आसपास के वातावरण के अनुरूप कम हो जाता है। इस अवधि के दौरान मांसपेशियों में छूट के कारण मृत शरीर शारीरिक तरल पदार्थ छोड़ सकता है। 6 घंटे के पोस्टमार्टम के भीतर महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। हृदय के काम करना बंद करने के बाद भारी लाल रक्त कोशिकाएं गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के माध्यम से सीरम में डूब जाती हैं। इस प्रक्रिया को लिवर मोर्टिस के रूप में जाना जाता है। लिवर मोर्टिस 20 से 30 मिनट बाद शुरू होता है। इसके अलावा मृत्यु के 2 घंटे के भीतर त्वचा के रंग में परिवर्तन ध्यान देने योग्य हो जाता है। ये वैज्ञानिक अवलोकन जीवन की समाप्ति के बाद होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की एक झलक प्रदान करते हैं। मृत्यु के बाद तीसरे घंटे के भीतर शरीर की कोशिकाओं के अंदर रासायनिक परिवर्तन के कारण सभी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जिसे कठोर मोर्टिस कहा जाता है। यह मृत्यु के तीसरे चरण को चिह्नित करता है, जिससे मृतक के हाथों और पैरों में अकड़न हो जाती है। प्रभावित मांसपेशियों में पलकें, जबड़े, गर्दन, उसके बाद चेहरा, छाती, पेट, हाथ और फिर पैर शामिल हैं। रिगर मोर्टिस से अंगों को हिलाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, विशेषकर घुटनों और कोहनी जैसे जोड़ों को, जो अधिक लचीले हो सकते हैं।
पोस्टमार्टम के लगभग 12 घंटे बाद कोशिकाओं के भीतर निरंतर रासायनिक परिवर्तनों के कारण शरीर की लगभग सभी मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जिसे द्वितीयक शिथिलता कहा जाता है। त्वचा सिकुड़ने लगती है, जिससे बाल और नाखून बढ़ने का भ्रम पैदा होता है। विशेष रूप से पैर की उंगलियां सबसे पहले 48 घंटों के भीतर द्वितीयक शिथिलता के लक्षण दिखाती हैं। इसके बाद पूरा शरीर शिथिल पड़ने लगता है। एनवी लगन मेडिकल सेंटर के डॉक्टर सैम परिन्या ने अपने शोध के दौरान पाया कि मृत्यु के बाद भी लगभग 20 सेकंड तक चेतना बनी रहती है। हालांकि विज्ञान ने मृत्यु के बाद जीवन का ठोस सबूत नहीं दिया है, डॉक्टर परिन्या के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि मस्तिष्क की कॉर्टिकल तरंगें नैदानिक मृत्यु के बाद थोड़े समय के लिए सक्रिय रहती हैं। रॉयल सोसाइटी के ओपन बायोलॉजी में प्रकाशित एक और दिलचस्प अध्ययन से पता चला कि चूहों और मछलियों में जीन मृत्यु के बाद भी सक्रिय रहते हैं। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर नोबल के अनुसार ये जीन मृत्यु के 4 दिनों तक सक्रिय रहे, जिससे पता चलता है कि मृत्यु के बाद भी कुछ प्रकार की गतिविधि बनी रहती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि जीन अंततः खराब हो जाते हैं, ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार ऊर्जा वास्तव में कभी गायब नहीं होती है, यह केवल रूपांतरित होता है। ये निष्कर्ष जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं, यह सुझाव देते हुए कि जीवन के पहलू नैदानिक मृत्यु के बाद भी बने रह सकते हैं। हालांकि बहस जारी है और वैज्ञानिक मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी दुल्हकी माँ को ऊष्मागतिकी का पहला नियम बताने के लिए वास्तव में उसे किसी भौतिक विज्ञानी की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि उसके भीतर की सारी ऊर्जा, हर लहर, हर गर्मी इस दुनिया के हर कण और हर गति में मौजूद है। ऊर्जा इस दुनिया में रहेगी, रूपांतरित होगी, लेकिन कभी नष्ट नहीं होगी। इससे सवाल उठता है, क्या मृत्यु को भविष्य में टाला जा सकता है? यह विचार अक्सर हर किसी के मन में कभी न कभी आता है, एक इच्छा कि मनुष्य किसी भी तरह अमर हो सके। वैज्ञानिकों ने मृत्यु के विज्ञान पर दिलचस्प शोध के माध्यम से इस संभावना का पता लगाया है। जेम्स ट्रायर के नेतृत्व में बर्लिन विश्वविद्यालय और सिंसिनाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का अनुभव करने वाले या स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित रोगियों के तंत्रिका सर्किटरी के जटिल कामकाज की विस्तृत जांच की। उन्होंने पाया कि मृत्यु के समय जानवर और मनुष्य दोनों का मस्तिष्क समान रूप से कार्य करता है। एक विशिष्ट क्षण होता है जिसके दौरान मस्तिष्क की गतिविधि को उल्लेखनीय रूप से बहाल किया जा सकता है, एक ऐसा रहस्योद्घाटन जिसने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। 3 मानवीय संबंधों के संबंध में इस प्रक्रिया की गहरी समझ चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ रोगियों की न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों की बारीकी से निगरानी की। 8 में से 9 मरीज, जिनका मस्तिष्क मृत्यु का विरोध करने का प्रयास कर रहा था, इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि दिल की धड़कन बंद होने के बाद भी 9 रोगियों की मस्तिष्क कोशिकाएं अभी भी उनकी मृत्यु में देरी करने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने देखा कि दिल की धड़कन रुकने के बावजूद मस्तिष्क कोशिकाएं और न्यूरॉन्स काम करते रहे। न्यूरॉन्स आसपास के वातावरण से आयनों को अवशोषित करके उनके और उनके पर्यावरण के बीच एक विद्युत असंतुलन पैदा करके काम करते हैं। यह प्रक्रिया छोटे छोटे झटकों में भी आनंद या उत्तेजना पैदा करने की क्षमता पैदा करती है। निष्कर्ष मृत्यु की पारंपरिक समझ को चुनौती देते हैं और सुझाव देते हैं कि गतिविधि का कुछ स्तर नैदानिक मृत्यु के बाद भी बना रह सकता है। हालांकि ये रहस्योद्घाटन दिलचस्प हैं, वे जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं के बारे में नैतिक प्रश्न और विचार भी खोलते हैं। इसके बाद स्थिति को प्रसार के विध्रुवण के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे आमतौर पर बोलचाल की भाषा में मस्तिष्क सुनामी के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोकेमिकल संतुलन के कारण मस्तिष्क कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप थर्मल ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रिलीज होता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हालांकि शोध के अनुसार मृत्यु की अनिवार्यता जैसी आज है, जरूरी नहीं कि भविष्य में भी वैसी ही हो। जेम्स रेयर के अनुसार एक महंगा विध्रुवण सेलुलर परिवर्तन शुरू करता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। हालांकि यह मृत्यु का अपरिवर्तनीय क्षण नहीं है,
क्योंकि ऊर्जा की आपूर्ति बहाल करके विध्रुवण को उल्टा किया जा सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया को व्यावहारिक अनुप्रयोग में लाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। ड्रेयर का सुझाव है कि मृत्यु के समान संपूर्ण अनुक्रम एक जटिल घटना है। आत्मा और उसके बाद के जीवन से संबंधित प्रश्न चिकित्सा विज्ञान के लिए अस्पष्ट बने हुए हैं, भले ही वैज्ञानिक दुनिया भर में मृत्यु को समझने और उस पर विजय पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में प्रगति और उनकी बढ़ती सामर्थ्य को देखते हुए भविष्य में मानव जीवन प्रत्याशा 100 वर्ष से अधिक होने की उम्मीद है। शरीर के सभी अंगों के साथ सफल प्रयोग, जो निष्क्रिय होने पर मानव मृत्यु का कारण बनते हैं, एक संभावित सफलता का सुझाव देते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, विज्ञान में प्रगति के साथ यह अधिक किफायती और सफल हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें।